हेलो लर्नर्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, हमने 2021, 2022 और 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। आज हम 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और मैंने जैसे कि कहा था पिछले लेक्चर में कि 10 से 12 क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है, ठीक है, और प्लेलिस्ट में आपको एक साथ सारे लेक्चर मिल जाएंगे, ये देखना ना भूलें। ठीक है, अगर आपको अपने 10 से 12 क्वेश्चन मिनिमम क्या है करेक्ट करने हैं। ठीक है, पूछे जा सकते ज़्यादा भी इसी में से पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 को पढ़ते हैं। ठीक है, निम्न में रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें कौन सी है? रबी की फसलें 3 फसलें उगती है, खरीफ, ठीक है, और जायद, है ना। रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलें क्या होती है? ठंड में होती है। और कब से कब होती है? अक्टूबर से अप्रैल। अक्टूबर से अप्रैल, ठीक है। और खरीफ की फसलें कब होती है? जून से अक्टूबर। जून से अक्टूबर में खरीफ की फसलें होती है। और ये जायद की मार्च से जुलाई में। ठीक है, अब इसमें जायद में खरीफ में कौन सी आती है? गेहूं, जौ और चना। ये किस में आती है? खरीफ में। और सॉरी, रबी में गेहूं, जौ और चना। खरीफ में क्या आती है? धान, मक्का, ठीक है, सोयाबीन, ठीक है। और जायद में क्या आती है? जैसे कि तरबूज, खीरा और खरबूजा। ये किस में आती है? जायद में। ठीक है, साल में 3 फसलें उगाते हैं। अब इस बार रबी की पूछी है तो अगली बार खरीफ की पूछ सकता है या फिर जायद की पूछ सकता है। अब इसमें ऑप्शन ए है धान और चना। धान किसकी है? खरीफ की, तो ये क्या है? गलत। गेहूं और मक्का। अब मक्का किसकी है? खरीफ की, ये भी गलत। ठीक है, मक्का और धान दोनों खरीफ की है। ठीक है, चना और गेहूं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 में क्या है? पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इनमें होती है। इनमें क्या होती है? अब श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन को ये लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ी जाती है, श्वसन की क्रिया। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन में क्या है? जो जल है उसका उत्सर्जन करेंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। और उपरोक्त सभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? सी, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं और शुद्धिकारक कर रहा है किसका? वायुमंडल का। ठीक है, वायुमंडल में क्या है? शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 123। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 में क्या है? तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह, देखो रिपीट है, को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? और मैग्सेसे पुरस्कार राजेंद्र सिंह को 2001 में दिया गया। ठीक है, कब दिया गया था? 2001 में। ऑप्शन ए है जल संरक्षण, ऑप्शन बी है सामुदायिक वानिकी, ऑप्शन बी है सामुदायिक वानिकी, ऑप्शन सी है वनों के संरक्षण के लिए, और ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? जल संरक्षण। सामुदायिक नेतृत्व के लिए दिया गया है, ना कि सामुदायिक वानिकी के लिए। जो इनको मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है
सामुदायिक नेतृत्व के लिए दिया गया है, ना कि सामुदायिक वानिकी के लिए दिया। और कब दिया गया? 2001 में दिया गया। और इन्होंने जो राजस्थान में जोड़े बनाई जो सूखी हुई थी, और उन जोड़ों को बना करके इन्होंने क्या है, कई नदियों को क्या है, पुनर्जीवित किया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, वाटरमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124। कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय ताप के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें जो अधिकतम भूमंडलीय ताप के वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 76% उत्तरदायी है। और मीथेन CH4 कितने परसेंट है? 16% उत्तरदायी है। और फिर क्या है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड N2O कितनी है? 6% है। और आपकी CFC 2% उत्तरदायी है। ठीक है, CFC कितनी है? 2% उत्तरदायी है। अब इसमें से अब तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी कौन सी है सबसे ज्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्रभाव किसका ज्यादा होगा? प्रभाव होता है सबसे ज्यादा SF6। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का सबसे ज्यादा होता है। फिर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, फिर किसका होता है? फिर होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O, फिर होता है आपका मीथेन CH4, और फिर होता है CO2। ठीक है, और सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस जो है, मतलब ग्रीन हाउस के लिए सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? जलवाष्प। अगर हम सर्वाधिक ग्रीन हाउस की बात करेंगे जलवाष्प, लेकिन उसका प्रभाव क्या होता है? बहुत कम होता है। और वो कैसा है? वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125, घरेलू मवेशी तथा भेड़, ठीक है, किस हरित गृह के गैस के उत्पादन के उत्तरदायी है? देखो, जो ग्रीन हाउस गैस बोला था ना मैंने, ठीक है, सर्वाधिक वो क्या है? जलवाष्प। लेकिन उसकी जो प्रभाव है वो बहुत कम होता है। ठीक है, और कैसी है वो? प्राकृतिक है। अब मानव के द्वारा ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, वो अलग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वो प्राकृतिक रूप से जलवाष्प। ठीक है, घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2, ठीक है, ओजोन O3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है, मीथेन CH4। ठीक है, अब कौन सा उत्तरदायी है हरित गृह गैस के लिए? मीथेन, क्योंकि गोबर, भेड़ और मवेशी गोबर जो आता है, ठीक है, जैविक खाद आती है, उससे क्या है? मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वनों के कटान के प्रमुख परिणाम है।
वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश। अगर वन कट जाएंगे तो वन्य प्राणियों के प्राकृतिक रूप से आवास बने हुए हैं उसका विनाश हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जल चक्रण पर प्रभाव, बिल्कुल जल चक्रण पर क्या है प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पेड़ की जो जड़ें हैं वो क्या है जल को भूमि से अवशोषित करती है और फिर पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। तो जल चक्रण पर प्रभाव पड़ेगा। अगर पेड़ कट जाएंगे तो कैसे जड़ें अवशोषित करेगी और कैसे ही वाष्पोत्सर्जन होगा, ये संभव नहीं है, ठीक है। इसीलिए जल चक्रण पर भी प्रभाव होता है। और मृदा अपरदन भी होता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी जड़ें क्या है मृदा को बांधे रखती है, बहने से रोकती है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों सही है। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी सही है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 127, नदी मुहानों के लक्षण है। नदी मुहाने, उसके लक्षण क्या है? ताजा एवं खारा जल, बिल्कुल सही है। नदी मुहानों पे क्या है ताजा और खारा जल होता है। समृद्ध जैव विविधता, बिल्कुल, क्योंकि जहां पे क्या है जैसे सागर और नदी मिल रही है तो वहां पर क्या जैव विविधता होती है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जीव वहां पे पाए जाते हैं और बिल्कुल नजदीक, ठीक है। अधिक उत्पादकता, क्योंकि वो क्या है किससे मिनरल से भरपूर मिट्टी होती है, ठीक है। इसीलिए उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी हाई होती है। तो ये क्या है ऊपर दिए गए सभी कथन क्या है सही है, ठीक है। सभी ऑप्शन क्या है सही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 128, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायन के निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन द फूड चेन इज कॉल्ड, ठीक है। ऑप्शन ए पारिस्थितिक संतुलन, ऑप्शन बी जैव सांद्रण बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। खाद्य स्तर, ठीक है। ट्रॉपिक स्टेटस, जैव अपघटन, क्या होता है जैव सांद्रण, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन, घातक रसायनों की निरंतर मात्रा जो बढ़ती है उसे क्या कहते हैं जैव सांद्रण या फिर बायोमैग्निफिकेशन। क्योंकि एक छोटी मछली है उसमें थोड़ी सी घातक रसायन हो गए, फिर उस मछली को बड़ी मछली खाएगी, ठीक है। अब बड़ी मछली कई छोटी मछलियों को खाएगी, वहां पे क्या है जैव सांद्रण यानी कि घातक रसायन क्या है और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर एक बड़ी फिश है वो क्या है और ज्यादा मछलियों को खाती है, ठीक है, तो वहां पे ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से क्या है जैव सांद्रण बढ़ता है, बायोमैग्निफिकेशन बढ़ता है। तो खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायन की निरंतर मात्रा बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है जैव सांद्रण, और उसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 129, केदारनाथ अभयारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए बाघों के लिए, ऑप्शन बी हाथियों के लिए, ऑप्शन सी पक्षियों के लिए, ऑप्शन डी कस्तूरी मृग के लिए। तो जो केदारनाथ अभयारण्य है किसके लिए जाना जाता है? कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है, ठीक है। और ये जो केदारनाथ अभयारण्य है, केदारनाथ अभयारण्य 1972 में, ठीक है, स्थापित किया गया केदारनाथ अभयारण्य, ठीक है। और अभयारण्य से ज़्यादातर क्या है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कंटिन्यू जितने भी हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए उसमें क्या है पूछे गए हैं। किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? किस मृदा में होती है? दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बारीक बालू। अब जल धारण क्षमता क्या होती है कि जितने जो मिट्टी है
उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान जितना कम होगा, ठीक है, उसकी जल धारण क्षमता अधिक होगी, ठीक है। अब दोमट मिट्टी है, इसमें क्या होता है, जल का संचय भी होता है और जल का निकास भी आसानी से होता है, इसीलिए ये क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, उपजाऊ मिट्टी भी है, ठीक है। दोमट मिट्टी। बलुई मिट्टी, अब इसमें क्या होता है कि जल निकास क्या हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। जल धारण होने के साथ साथ क्या है, जल निकास भी होता रहता है। चिकनी मिट्टी, ये क्या करती है, जल निकास करती है, जल निकास नहीं करती है, जबकि जल धारण करती है, क्योंकि इसके कण क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। बारीक बालू, ये भी क्या करेगा, जल निकास बहुत ज्यादा जल्दी करेगा। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, चिकनी मिट्टी। क्या है, चिकनी मिट्टी इज द करेक्ट आंसर, क्ले इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोफेसर बिरबल साहनी को, ठीक है। ऑप्शन बी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, ऑप्शन सी प्रोफेसर एम ओ पी आयंगर को, ऑप्शन डी डॉक्टर बी कुरियन को। किसको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए बिरबल साहनी को, ठीक है, बिरबल साहनी को। इनको किसका जनक कहा जाता है? पूरा वनस्पति का जनक किसको कहा जाता है? बिरबल साहनी को, ठीक है। और जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इनको क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब पूरा वनस्पति में क्या होता है? जीवाश्म पौधों का क्या होता है? अध्ययन होता है, ठीक है। जीवाश्म पौधों का अध्ययन किसमें होता है? पूरा वनस्पति में। और किसने किया है? प्रोफेसर बिरबल साहनी को पूरा वनस्पति का जनक कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर इस बार क्या पूछा है, हरित क्रांति का जनक का पूछा है, तो अगली बार क्या पूछ सकता है? पूरा वनस्पति का जनक पूछ सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी प्रोफेसर एम ओ पी आयंगर को, एम ओ पी आयंगर को, इनको क्या कहा जाता है? शैवाल का जनक कहा जाता है। शैवाल, भारत में किसका? शैवाल का जनक। कहां पे? भारत में। भारत में शैवाल का जनक किसे कहा जाएगा? प्रोफेसर एम ओ पी आयंगर को। अब लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बी कुरियन को। डॉक्टर बी कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। इन्होंने क्या है? अमूल डेयरी से जुड़े आंदोलन में क्या लिया था? भाग लिया था, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 132। बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। ऑप्शन ए आर्कटिक टर्न, ऑप्शन बी हमिंग बर्ड, ऑप्शन सी एल्बेट्रॉस, ऑप्शन डी पेंगुइन। तो इसका ऑप्शन है एम्परर पेंगुइन, ठीक है। कितने? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर अंडे देता है और क्या है? 65 दिनों तक, ठीक है, हीट देता है, ठीक है। अंडों पे बैठ के क्या है? 65 दिन तक हीट देता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन ए टुंड्रा, ऑप्शन बी सवाना, ऑप्शन सी टैगा, ऑप्शन डी स्टेपीज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? टुंड्रा, आर्कटिक मरुस्थल। ठीक है, टैगा में क्या है? जैसे कि देवदार। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 134, मीजोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है। मीजोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है। ऑप्शन ए उभयचर जीवों का, ऑप्शन बी सरीसृप जीवों का, ऑप्शन बी सरीसृप, ऑप्शन सी पक्षियों का, ऑप्शन डी स्तनधारियों का। तो किसका माना जाता है? सरीसृप, जैसे कि डायनासोर, डायनासोर। ठीक है, डायनासोर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भूस्खलन, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी नाभिकीय दुर्घटना और ऑप्शन डी अम्लीय वर्षा। तो जो चेरनोबिल दुर्घटना है वो नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। 26 अप्रैल, ठीक है, 26 अप्रैल 1986 में। कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 में। क्या है? नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। ठीक है, और कहां पे हुई ये? यूक्रेन में। यूक्रेन में। कहां पे हुई? यूक्रेन में। अब एक घटना कहां पे हुई? भोपाल गैस त्रासदी। कहां पे हुई? भारत में। कब हुई? भोपाल। अगर इस बार चेरनोबिल पूछा है तो अगली बार भोपाल पूछ सकता है। कब हुई? 2 से 3 दिसंबर, ठीक है, 1984 में हुई। ठीक है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी में क्या है यह घटना हुई? किसके कारण? कौन सा रसायन इसमें लीक कर गया था? मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड। और इसमें क्या हो गया था? हजारों लोग मर गए थे। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी? श्वसन। ठीक है, श्वसन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, और काफी लोग क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 136, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य, क्या बात की गई है? मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48 है। अनुच्छेद 48 है किस में आता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए किस में आता है? नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्वों में, ना कि मौलिक कर्तव्य। आता ही ये, ठीक है, पूछा गया था। अनुच्छेद 51A(G) और अनुच्छेद 20, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 51A(G). ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 137, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? चाय, रबड़, शहतूत। उपरोक्त सभी, क्योंकि वन वाली जो भूमि है वहां पे अगर हम चाय, रबड़ और शहतूत की खेती करेंगे तो वो क्या है? वन संरक्षण अधिनियम के क्या है अनुसार क्या है? गैर वन्य गतिविधि कहलाती है।
या फिर कॉफी की खेती, क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम के तहत जहाँ पे वन की भूमि है, वन के लिए भूमि, वहाँ पे वन होने चाहिए, ना कि ये खेती होनी चाहिए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 138, वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी शोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। समताप मंडल इज द करेक्ट आंसर। समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। पहला है शोभ मंडल, ठीक है, फिर है समताप मंडल, और यहां पे क्या है, ओजोन पाई जाती है। और कैसी होती है, ड्राई अवस्था में होती है, सूखी अवस्था में। ठीक है, कैसी अवस्था में होती है, ड्राई अवस्था में होती है। अब जो ओजोन होती है, ओजोन की जो लेयर होती है, ठीक है, वो क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को नीचे आने से रोकती है। और सबसे हानिकारक होती है अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट बी। ठीक है, इन दोनों को रोक के आने से अल्ट्रावायलेट ए क्या है, आराम से आ जाती है, वो हानिकारक नहीं होती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सी, अल्ट्रावायलेट सी। अब जो ये ओजोन है समताप मंडल में होती है। ठीक है, ओजोन की जो इकाई है हम डॉप्सन यूनिट में नापते हैं। ठीक है, किस में नापते हैं, डॉप्सन यूनिट में नापते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसमें एक चीज, जब 2.2 डॉप्सन यूनिट से कम परत पतली हो जाती है, 2.2 डॉप्सन यूनिट से पतली जब परत हो जाती है, इससे जब कम हो जाएगी, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ओजोन छिद्र। उस स्थिति में हम क्या कहते हैं, उसको ओजोन छिद्र हो चुका है। और कहां पे हो चुका है ये, अंटार्कटिका पे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 139, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए पारंपरिक नवीकृत, ऑप्शन बी अपारंपरिक अनवीकृत, ऑप्शन सी अपारंपरिक नवीनीकृत, ऑप्शन डी पारंपरिक अनवीनीकृत। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, अपारंपरिक नवीनीकृत। नवीनीकृत क्यों, क्योंकि ये भूतापीय जो पृथ्वी है उसके अंदर से स्वतः ही ऊर्जा निकलती रहती है। ठीक है, ठीक है, उससे क्या है, भूतापीय ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो ये इसको क्या है, नवीकृत करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू निकलती रहती है। अब अपारंपरिक क्यों है, क्योंकि ये ऐसे नहीं है जैसे कि पेट्रोल कोयला जो पारंपरिक हो चुके हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारंपरिक ऊर्जा में क्या आ जाएगा, पेट्रोल कोयला जो पारंपरिक संसाधन है, ये क्या है, अपारंपरिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140, जल चक्र को नियंत्रित करता है। जल चक्र को क्या नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए घास स्थल, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी प्लवक, ऑप्शन डी उपरिरोही। तो इसका जो करेक्ट आंसर वन है। क्यों? क्योंकि एवोपरेशन होगा तो क्या है, पौधों की पत्तियों से क्या है, जो जल है पौधों के अंदर वो वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 141, खाद्य प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है। ऑप्शन ए नजदीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान पर उग रही हो, ऑप्शन बी नजदीकी संबंधित जातियों के मध्य जो भिन्न स्थानों में उग रही हो, ऑप्शन सी दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हो, ऑप्शन डी दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो भिन्न भिन्न स्थान पे उग रही हो। इसका करेक्ट आंसर क्या, ए, क्योंकि नजदीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान पे उग रही है। अब एक ही स्थान पे एक जाति है, जैसे कि भाग। अब इनके बीच में संघर्ष कैसे होगा, इनके बीच में खाद्य प्रकाश
तथा स्थान के लिए क्या है, संघर्ष होगा, क्योंकि क्या है, जैसे खाद्य है, अब हिरण, जो हिरण को खाते भाग, अगर हिरण की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या है, खाद्य के लिए संघर्ष होगा। ठीक है, समझ गए होगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 142, सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं। शिक्षण कक्ष में क्या क्या आवश्यकता है, किसको सीखने के लिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को, पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए। ठीक है, संज्ञानात्मक उम्र उपयुक्त पाठ्यक्रम। देखो, संज्ञानात्मक और उम्र उपयुक्त, अगर उम्र से ज्यादा पाठ्यक्रम होगा तो क्या है, प्रॉब्लम होगी। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश, हाँ बिल्कुल, जिसमें ढल सके, अनुकूल होने चाहिए। ठीक है, स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना, बिल्कुल। तो ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 143। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के लिए मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक है पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, ठीक है, और रिपोर्ट करना, जो हमने ऑब्जर्व करा। अभिव्यक्ति, व्याख्या, वर्गीकरण। ठीक है, अभिव्यक्त करना अपने भाव। ठीक है, और एक्सप्लेन, मतलब एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, और वर्गीकरण यानी कि क्लासिफाई कर लेना। ठीक है, क्लास में बांट लेना। ठीक है, पूछताछ, बिल्कुल पूछताछ करना। विश्लेषण यानी कि विश्लेषण, एनालिसिस करना। ठीक है, प्रयोग और एक्सपेरिमेंट। तो उक्त सभी है जो सीखने के लिए मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक है, वो सारे के सारे उपयुक्त सभी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 145, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए, भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये क्या है, सही है। ठीक है, विज्ञान के आधारभूत, मतलब ये आवश्यक है। ठीक है, प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। अब रट करके याद नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है यही क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि पूछा क्या है, आवश्यक नहीं है, उद्देश्य आवश्यक नहीं है। पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल खोजने के अवसर क्या है, प्रदान करने चाहिए। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों को विकसित करना, ये भी बिल्कुल सही है। अवलोकन, डेवलप स्किल लाइक ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट, माप लेना, और भविष्य कथन, ठीक है, क्या है, प्रेडिक्शन करना। ठीक है, और क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो आवश्यक नहीं है, उद्देश्य आवश्यक नहीं है, वो है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना, रटना नहीं है। ठीक है, क्या है, समझना है, अवलोकन करना, मापन करना है, और खोजना है, और क्या है, संवेदनशीलता विकसित करनी है। ये सारे के सारे क्या है, जरूरी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेड़ों की कटाई घटाती है, क्या घटाती है। ऑप्शन ए, वर्षा, ऑप्शन बी, मृदा अपरदन, ऑप्शन सी, भूस्खलन, ऑप्शन डी, ये सभी। तो क्या घटाती है, वर्षा। मृदा अपरदन क्या कर देती है, बढ़ा देती है, मतलब मृदा का अपरदन, ठीक है, हो जाता है। भूस्खलन, ठीक है, भूमि का खिसकना, पूरे कहीं से पहाड़ी खिसक जाते हैं, वो क्या होता है, भूस्खलन। मृदा अपरदन यानी कि मृदा का अपरदन होना, कटाव होना। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 147, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के
अवसर उपलब्ध कराता है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। क्या है? मानव संसाधन समुदाय सीखने और सिखाने का महत्वपूर्ण संसाधन कैसे है? मानव समुदाय जो ह्यूमन कम्युनिटी है, ठीक है। अब इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। किसमें? मानव समुदाय में। बिल्कुल सही है। और यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। बिल्कुल सही है। और वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। बिल्कुल, उक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर 148, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए पिंडारी ग्लेशियर, ऑप्शन बी संतोपद ग्लेशियर, ऑप्शन सी चारोबारी झील, ऑप्शन डी गंगोत्री ग्लेशियर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? गंगोत्री। ठीक है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। और भागीरथी नदी पर कौन सा डैम बना है? टिहरी डैम। टिहरी डैम। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिनी माता रोग कौन सा? मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने का, मनुष्य के कार्बनिक व्यर्थ को पीने के पानी में छोड़ने का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पारा से होता है मिनी माता रोग। अगर पारा को हम क्या है पानी में व्यर्थ छोड़ते हैं तो उससे क्या हो जाएगा? मिनी माता रोग हो जाएगा। कौन सा रोग होगा? मिनी माता रोग होगा। ठीक है, और इटाई रोग किससे होता है? कैडमियम से होता है। ठीक है, इटाई रोग किससे होगा? कैडमियम से होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 150। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 पढ़ो इस क्वेश्चन को। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब हुआ था? कब हुआ था? 1986 में। ठीक है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, अन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब हुआ था? 1972 में। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम कब हुआ? वन संरक्षण अधिनियम 1980। और जल प्रदूषण तथा नियंत्रण कब? 1974। जल प्रदूषण तथा नियंत्रण 1974। ठीक है, और वायु प्रदूषण वाला कब हुआ था? 1981 में। ये भी ध्यान रखना है, मैंने पहले भी ऐसे बहुत सारे करा रखे। लगभग अब जो ये हमारी प्रीवियस ईयर की सीरीज चली है उसमें लगभग सारे इस तरीके के अधिनियम हो चुके हैं। तो अब कौन सा है? पहले का सेकंड, पहले का सेकंड और दूसरे का थर्ड, दूसरे का थर्ड। ऑप्शन डी सही लग रहा मुझे। और तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। तो ये क्या था? करेक्ट आंसर था। ठीक है, ये क्या था? करेक्ट आंसर था। तो आप सभी इसी तरीके से हमारे सारे प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन की जो ये सीरीज चल रही है इसके साथ आप जुड़े रहिए, पढ़िए और इस बार आप अपना यूटेट क्लियर कीजिए। धन्यवाद।